हेलो स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर विनियोग योजना, जोखिम और पोर्टफोलियो प्रबंध क्या होता है, जो कि यूनिट सेकंड का पार्ट है। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिगत वित्त और योजना हमारा चल रहा है, तो उसमें विनियोग योजना क्या होती है। तो विनियोग इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम हमारा खर्च दो प्रकार का होता है। एक होता है खर्च जिससे हमें कुछ भी रिटर्न न मिले, उसे एक्सपेंसेस कहते हैं, एक्सपेंडिचर कहते हैं। उदाहरण के लिए शादी में किया गया खर्च या जो है मृत्यु पर किया गया खर्च, इन सबको ये इस प्रकार के खर्च को करने के बाद हमें कोई इनकम जनरेट नहीं होती है। और एक प्रकार का खर्च होता है जैसे बैंक में पैसा जमा करना या शेयर्स खरीद लेना या फिर कोई प्लॉट खरीद लेना। तो यहाँ पर हमें इस तरीके के खर्च करने पर उनसे और इनकम मिलती है। तो जब हम किसी खर्च से हमें और अधिक इनकम मिले, जैसे बैंक में पैसे जमा किए या शेयर्स खरीदे, परचेज किया आपने शेयर्स, अंश खरीदे, प्रतिभूतियां खरीदी, तो उनसे जो है जब आप उन्हें खरीद लेंगे तो आपको टाइम पीरियड के हिसाब से डिविडेंड या ब्याज के रूप में और अधिक इनकम प्राप्त होगी। तो विनियोग मीन्स यहाँ क्या हो गया? जब किसी व्यक्ति के द्वारा और अधिक इनकम कमाने के उद्देश्य से खर्च किया जाता है या पैसे को उपयोग किया जाता है तो वह विनियोग कहलाता है। क्लियर? अब हम यहाँ देख रहे हैं विनियोग की योजना बनाना। आपको और हमें हमारे पास हमारी जो इनकम है उसमें से विनियोग करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो हम उसकी योजना कैसे बनाएंगे? ठीक है, उसकी प्रोसेस क्या रहेगी? उदाहरण के लिए मिस्टर राहुल को 1 लाख रुपए विनियोग करना है, तो कैसे प्लानिंग करेंगे, उसकी योजना कैसे बनाएंगे? और योजना मीन्स हमें बहुत अच्छे से पता है, जब भी हम प्लान की बात करते हैं तो हमें क्या देखना है कि हमें क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, कितना खर्च करेंगे, किन किन साधनों से हम जो है व्यवस्था करेंगे, कहाँ खर्च करेंगे, कितनी इनकम हम चाह रहे हैं, तो वह योजना का पार्ट होता है। तो क्या प्रक्रिया रहेगी? सबसे पहले वित्तीय स्थिति विश्लेषण। हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हमारी कैपेसिटी कितनी है। तो हम यहाँ राहुल के लिए जो है प्लान कर रहे हैं, तो राहुल की सबसे पहले हम वित्तीय स्थिति का एनालिसिस करेंगे। वह खुद यदि प्लान बना रहा है तो पहले वह अपनी स्थिति देखेगा कि उसकी टोटल इनकम में से उसे खर्च कितना करना है और कितना पैसा उसे विनियोग करना है। ठीक है, फिर विनियोग का उद्देश्य क्या है? चूंकि विनियोग में भी कुछ जगह हम विनियोग करते हैं तो फिक्स इनकम मिलती है, कुछ जगह पे हम विनियोग करते हैं तो हमें फिक्स इनकम की गारंटी नहीं रहती है, लेकिन जब इनकम मिलती है तो लमसम मिलती है। तो हमें उसके बाद मिस्टर राहुल से यह समझना होगा कि उनका उद्देश्य क्या है। वह कम जोखिम चाहते हैं और इनकम जो है वह फिक्स्ड चाहते हैं, या फिर जो है वह जोखिम लेने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इनकम लमसम चाहते हैं। तो हम जो है यहाँ पर विनियोग का उद्देश्य जान लेंगे, क्योंकि यदि स्थिर इनकम चाहते हैं तो पूर्वाधिकार अंशों में या बैंक में जमा कर दीजिए, वहां पर आपको इनकम फिक्स्ड रहेगी। डिवेंचर्स में आप इन्वेस्ट कर दीजिए तो आपको वहां से इनकम फिक्स्ड मिलेगी। और यदि जो है आप लमसम अमाउंट चाहते हैं, प्रॉफिट आपको जो है ज्यादा चाहिए, जोखिम की कोई टेंशन नहीं है, तो शेयर जो अंश है, समता अंश है, उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए। फिर संपत्ति आवंटन, एसेट्स का अलोकेशन। हम जब विनियोग कर रहे हैं तो हम किस एसेट्स में कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम प्लॉट खरीद के भी रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम एग्रीकल्चर लैंड, खेती भी खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी के मूल्य बढ़ते हैं और अभी हमने खरीदी 2 साल बाद बेच दीजिए, तो वह भी एक इन्वेस्टमेंट का टाइप है। तो हम जो है हमारे 1 लाख रुपए पूरे क्या शेयर मार्केट में लगाना चाह रहे हैं, पूरे से हम ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं, या हम किसी प्लॉट में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, तो वह आवंटन हम देख लें। उसके बाद सब एनालिसिस हो गई, सब चीजें आपने डिसाइड कर ली कि कितनी राशि खर्च करनी है, किस चीज में खर्च करनी है। उसके बाद आप सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ पर विनियोग करेंगे। तो मिस्टर राहुल ने डिसाइड किया कि 50,000 रुपए जो है वह ऋण पत्र खरीदेंगे जहां पे इनकम फिक्स्ड है, और 50,000 रुपए जो है वह समता अंशों में लगाएंगे जहां पे इनकम फिक्स्ड नहीं होती है लेकिन होल्डिंग मिलती है।
इस तरीके से विनियोग उत्पाद को चुनना और उसके बाद विनियोग को कर देना। विनियोग आपने कर दिया, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग, उसका फीडबैक, रिव्यू जो है टाइम टू टाइम लेना अनिवार्य है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है और जिस उद्देश्य से किया है एक्चुअल में वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही है। यदि ऐसा कुछ आपको महसूस होता है तो इन्वेस्टमेंट को फिर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या है, विनियोग से हम क्यों करते हैं इन्वेस्टमेंट? तो जो हमने अभी जस्ट यूनिट फर्स्ट में हम पढ़ रहे थे, सुरक्षा की दृष्टि से कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, हम जो इनकम कमा रहे हैं हमारे बिजनेस से, जॉब से, उसके अलावा हमें जो है हमारा पैसा हम घर में रखें, गहनों के रूप में रखें, तो बजाय हम उसको मार्केट में लगा दें और इनकम जनरेट हो। फिर इनकम मिले हमको, मेन तो उद्देश्य पूंजीगत लाभ, जो प्लॉट वगैरह में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो जो रेगुलर इनकम हमें होती है ब्याज और लाभांश के रूप में, उसके अलावा जब हम इन प्रॉपर्टीज को बेचते हैं तो हमें कैपिटल गेन मिलता है, पूंजीगत लाभ मिलता है। और वह लाभ जो है उसकी छूट भी हमें मिलती है। तो पूंजीगत लाभ कमाने के लिए तरलता, लिक्विडिटी, हमारा पैसा हमारे पास ज्वेलरी के रूप में रखा है और उसको यदि हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं और जब हमें भविष्य के लिए जरूरत है तो हम तुरंत उस विनियोग को वापस ले सकते हैं और पैसे की व्यवस्था कर सकते हैं। तो यदि हमने विनियोग किया हुआ है, जैसे मान लीजिए फिक्स्ड डिपॉजिट किया, स्थायी जमा किया है, तो आप बैंक में जाकर पैसे निकाल सकते हैं। थोड़ा कम पैसा मिलेगा लेकिन आपको तुरंत पैसों की अरेंजमेंट करनी है तो काम हो जाएगा। फिर कर की बचत होती है बहुत सारी। यदि आप LIC में विनियोग कर रहे हैं, कोई LIC की जीवन बीमा प्रीमियम ले रहे हैं, तो उस पर 80C की छूट मिलती है। तो इस प्रकार से जितने भी विनियोग आप करते हैं उस पर कर की बचत होती है, टैक्स आपका जितना बन रहा है वह कम हो जाता है। तो ये है आपकी विनियोग योजना की प्रक्रिया क्या होती है और उसके उद्देश्य। अब हम बात करेंगे जोखिम, रिस्क। रिस्क जो है हमारे डिसीजन को बहुत प्रभावित करती है। जोखिम मीन्स क्या होता है, यदि हम इसकी परिभाषा लिखें, समझ में आप सभी को आ रहा है कि जोखिम होती है। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई आपके पास व्यक्ति आया और कहता है कि 50,000 रुपए दे दो आप, तो आप क्या बोलोगे, मैं क्यों दे दूं? जोखिम है, रिस्क है, उसमें अनिश्चितता है। तो जोखिम का अर्थ होता है भविष्य में अनिश्चितता, और उसी जोखिम के आधार पर हम विनियोग करने का, किसी भी निर्णय को लेने का जो है कदम सोच समझकर उठाते हैं। तो जोखिम भविष्य में होने वाली अनिश्चितता के प्रति जो है अनिश्चितता की स्थिति होती है, जो कि चूंकि कस्टमर को या इन्वेस्टर को पता नहीं होता है कि भविष्य में जो है, आज हम बैठकर सोच रहे हैं कि मूल्य बढ़ेंगे, लेकिन भविष्य नहीं पता है किसी को भी। एक मार्केट एनालिसिस के, जैसे कोरोना की स्थिति जब आई तो उस समय में किसी भी व्यक्ति को, तो सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोच रखा था, लेकिन चूंकि सडन एक वर्ल्ड प्रॉब्लम आई तो सभी का जो है रिस्क, जोखिम जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवन पूरे मार्केट की या बोले पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है थोड़ी सी डगमगा गई थी। तो जोखिम जो है भविष्य के प्रति अनिश्चितता होती है, और आय की अनिश्चितता होती है, सुरक्षा की अनिश्चितता जोखिम होती है ना। तो जोखिम कितने प्रकार की होती है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो जोखिम जो है 2 प्रकार की होती है, सिस्टमेटिक जोखिम, व्यवस्थित जोखिम, और अनसिस्टमेटिक, अव्यवस्थित जोखिम। यदि सिस्टमेटिक जोखिम की हम बात करें, व्यवस्थित जोखिम की हम बात करें, ब्याज दर जोखिम। चूंकि इंटरेस्ट रेट जो है वह RBI के द्वारा निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दरों की जोखिम जो है वह हमेशा बनी रहती है। RBI के द्वारा कोई पॉलिसी चेंज कर दी गई कि होम लोन पर जो है 7% इंटरेस्ट की जगह अब 8% इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ इस प्रकार की जो डिसीजंस होते हैं जो RBI के निर्णय के द्वारा प्रभावित होते हैं, तो इस प्रकार की जोखिम जो है रिस्क हो गई आपकी, तो ब्याज दर जोखिम कहलाती है। फिर मार्केट जोखिम, मार्केट के रिस्क। चूंकि सभी इन्वेस्टर, जैसे आप और हम यदि कहीं इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं, विनियोग करने का प्लान कर रहे हैं, तो हम किसका एनालिसिस करेंगे? बाजार का। और बाजार के प्लान के हिसाब से ही हम देखेंगे कि वर्तमान में जो है ये वाली चीज बहुत अच्छी चल रही है, तो हम वहां पर जाकर इन्वेस्ट करेंगे, पैसा लगाएंगे। तो मार्केट के हिसाब से जब हम, बाजार के हिसाब से जब हम विनियोगकर्ता जो है विनियोग करता है,
और उसमें जो उसे जो जोखिम बियर करनी पड़ती है या रिस्क इन्वॉल्व होती है वह बाजार जोखिम होती है। फिर क्रय शक्ति जोखिम। क्रय शक्ति, तो क्रय शक्ति जोखिम हम बोल सकते हैं कि वर्तमान में जो है मनी की अपनी खुद की वैल्यू होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा अपने घरों में कि दादाजी या हम छोटे थे जब भी हम बोलते थे कि 10 रुपए में हम इतनी टॉफियां ले सकते थे, लेकिन आज जो है 10 रुपए में एक टॉफी भी आ जाए तो बहुत है। तो क्रय शक्ति जो है, मुद्रा की खुद की क्रय शक्ति जो है वह क्या हो गई है कि पहले उसी 10 रुपए में 10 टॉफी आ सकती थी, आज जो है 10 रुपए में एक टॉफी। तो मुद्रा की क्रय शक्ति जो है समय उस 10 रुपए की, जैसे आपको 1 रुपए का जो है सिक्का या 2 रुपए का जो नोट है वह मार्केट से आउट हो गया, पहले 50 पैसे 25 पैसे चलते थे, उनकी वैल्यू आज बिल्कुल जीरो हो गई। तो मुद्रा की क्रय शक्ति के कारण जब जोखिम उत्पन्न होती है तो उस जोखिम को क्रय शक्ति जोखिम कहते हैं। चूंकि मुद्रास्फीति की स्थिति की कंडीशन में जो है मुद्रा की क्रय शक्ति जो है वह कम हो जाती है, महंगाई बढ़ जाती है। मतलब यदि हम 1 किलो शक्कर 50 रुपए में ला रहे हैं, तो यदि महंगाई बढ़ गई है, मुद्रास्फीति की स्थिति है, तो हमें 1 किलो शक्कर लाने के लिए अब हो सकता है 60 रुपए खर्च करना पड़े। तो मुद्रा की जो है क्रय शक्ति यहाँ पर कम हो गई। फिर अव्यवस्थित, जिसका कोई पैटर्न नहीं होता है, इनसिस्टमेटिक होती है, कैसी भी हो सकती है, रिस्क वियर बिजनेस, व्यापार जोखिम। जो बिजनेस है उसमें रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है, पता नहीं दुकान चलेगी या नहीं चलेगी, फैक्ट्री हम खोल रहे हैं उसमें जो है फैक्ट्री रनिंग करेगी नहीं करेगी। ऐसे ही जो है विनियोगकर्ता ने जिस कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं उस कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, वह उसी बिजनेस के आधार पर शेयर मार्केट जो है डिपेंड करता है। तो यह होती है व्यापार की जोखिम। फिर वित्तीय जोखिम, ब्याज की दर जो है चेंज हो गई, उसके कारण आपने जो लोन लिया है उस पर आपको ज्यादा ब्याज चुकाना है, तो आपने जो पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट किया है वह जोखिम जो है वह उस प्रकार की हो गई। तरलता जोखिम, आपको आज पैसों की जरूरत है, आपके पास प्लॉट रखा हुआ है, लेकिन उस मार्केट के रेट डाउन है तो आपको प्रॉपर पैसा नहीं मिल रहा है। तो प्लॉट आपके पास है संपत्ति, लेकिन तरलता की जो जोखिम है कि आप उसको कैश की जरूरत है, आपको इमरजेंसी की प्रॉब्लम हो गई, कुछ सडन दुर्घटना हो गई है फैमिली में और आपको प्लॉट को बेचना है, लेकिन आप उसको तुरंत जो है उसका आपको कोई प्रॉपर कस्टमर मिलेगा तभी आप उसको बेच पाएंगे। तो ये जोखिम हमेशा फिक्स एसेट्स में इन्वॉल्व होती है। फिर मुद्रास्फीति की जोखिम, वही यदि देश में महंगाई बढ़ गई है, मुद्रा की खुद की क्रय शक्ति कम हो गई है, तो जो वस्तु हमें आज सस्ते में मिल रही है वो महंगे में मिलेगी। तो वह रिस्क जो, ऐसे ही इन्वेस्टमेंट हम जब करने जाएंगे तो हमें उतना ही प्रॉफिट कमाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो ये होती है मुद्रास्फीति की जोखिम। तो ये है आपका रिस्क क्या होती है, जोखिम क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट पोर्टफोलियो प्रबंध। रिसेंट में ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है, पोर्टफोलियो मैनेजर की जॉब जो है। तो पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है? पोर्टफोलियो मीन्स होता है कि उदाहरण के लिए हमने उदाहरण लिया था, मिस्टर राहुल को 1 लाख रुपए विनियोग करने हैं, ठीक है। अब हमें ये भी पता है कि वर्तमान में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सी कंपनियां हैं और बहुत से ऑप्शन हैं। बहुत से ऑप्शन है, इट मीन्स कि इन कंपनियों के अलग अलग टाइप के अंश हैं, बॉन्ड्स हैं, और इसके अलावा जो है एसआईपी है, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। मिस्टर राहुल जो है 1 लाख रुपए का विनियोग किस में करें, किस रेशियो में करें, कैसे हम डिसाइड करें? तो ये जो पोर्टफोलियो प्रबंध होता है इसके अंतर्गत जो है एक्सपर्ट पोर्टफोलियो मैनेजर बनते हैं, लाइसेंस लेते हैं उसका, और वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स जो होते हैं, पोर्टफोलियो प्रबंधक जो होते हैं, वो मिस्टर राहुल को सजेस्ट करते हैं कि आप 1 लाख रुपए को अलग अलग रेशियो में इस प्रकार जो है बांट सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण हम ले रहे हैं। ये जो है इस प्रकार से वो बताते हैं कि आप 1 लाख रुपए को ऐसा करिए, 20,000 जो है बॉन्ड्स में लगा, 70,000 रुपए बॉन्ड्स में लगा दीजिए, फिक्स्ड इनकम हो जाएगी, 20,000 रुपए एसआईपी में लगा दीजिए, 5,000 रुपए 5,000 रुपए इसमें लगा दीजिए।
तो आपके जो 1 लाख रुपए है उसका सबसे अधिक अच्छा वैल्यूएशन होगा। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स होता है कि जब एक व्यक्ति के द्वारा उसका जो विनियोग करने का उद्देश्य है वह अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार से सुनियोजित करे कि उसे उस पैसे पर मिलने वाला रिटर्न सबसे अधिक हो और खर्च सबसे कम हो और जोखिम सबसे कम हो। तो इसे कहा जाता है पोर्टफोलियो प्रबंध। आया समझ में? तो यह व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है, नहीं तो मार्केट में जब हम निकलते हैं तो ऐसे बहुत सारे पोर्टफोलियो मैनेजर्स बैठे हुए हैं जो आपका पूरा काम फीस लेकर करते हैं। वह आपको आपको पूरी एनालिटिकल रिपोर्ट्स बनाकर देते हैं और साथ ही वह इस पर मॉनिटरिंग भी करते हैं। वह पूरा देखते हैं कि कहाँ आपका पैसा प्रॉफिट में जा रहा है। एनालिसिस के बावजूद यदि उन्हें लगता है कि लॉस हो रहा है तो फिर वह तुरंत आपको इन्फॉर्म करते हैं और डिसीजंस को चेंज करके बताते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्ट कर दीजिए, बैलेंस हो जाएगा। तो ये होता है पोर्टफोलियो प्रबंध। आया समझ में? ठीक है। जोखिम पोर्टफोलियो मैनेजर जो होते हैं वह उनका जब वो डिसाइड करते हैं कि क्या इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, तो वो जो है इन्वेस्टर की 2 चीजों को ध्यान रखते हैं कि कितने रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी है, वह कितना % जोखिम उठाने के लिए तैयार है और कितने समय के लिए पैसा जो है वह लगाने के लिए रेडी है। क्योंकि ये 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बोले कि मुझे 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो उस हिसाब से प्लान करेगा। यदि सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास पैसे बहुत लिमिटेड हैं, मुझे रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए, तो वह राहुल को उस हिसाब से सजेस्ट करेंगे कि आप जो है SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए, आप बॉन्ड्स खरीदिए जहां पर फिक्स इनकम है और रिस्क के चांसेस जो है बहुत कम होते हैं। तो ये 2 पॉइंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के समय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन्वेस्टर विनियोगकर्ता जो है वह कितने % जोखिम जो है बियर कर सकता है, टॉलरेंस कैपेसिटी उसकी इतनी है, और समय फैक्टर जो है टाइम पीरियड वह कितने समय के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति आता है कि 5 लाख रुपए है मेरे पास और मुझे जो है लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना है, मुझे अभी इनकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा, यहाँ पर स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट्स में प्लॉट वगैरह जो है वह उसमें करवा सकता है, क्योंकि जो संपत्ति है उसकी वैल्यू लंबे समय के बाद बहुत डबल ट्रिपल हो जाएगी। तो इस प्रकार से पोर्टफोलियो प्रबंध जो है वह किया जाता है। अब इसके क्या उद्देश्य है, क्यों हम 1 लाख रुपए को खर्च करते समय इतना दिमाग लगा रहे हैं? तो सबसे पहले पूंजी में वृद्धि। क्या उद्देश्य है, क्या लाभ है इसके? तो पूंजी में वृद्धि होती है। आज मिस्टर राहुल के 1 लाख रुपए क्या 5 साल के बाद 1 लाख रुपए रहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो है कैपिटल बढ़ जाएगी। फिर पूंजी संरक्षण। वर्तमान की मिस्टर राहुल की 1 लाख रुपए की पूंजी को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वह हम घर में तिजोरी में रखने के बजाय, ज्वेलरी के रूप में रखने के बजाय जो है हम उसको और अधिक इनकम के लिए खर्च कर रहे हैं। तो हमारी ये कैपिटल तो पूरी प्रोटेक्ट ही रहेगी और बल्कि हमें इस पर एक्स्ट्रा इनकम भी मिलेगी। फिर नियमित आय, हमारी ये सेकेंडरी इनकम हो जाती है। हमारा जो मेन प्रोफेशन है, हमारी बिजनेस इनकम जो है, उसके अलावा हमारी एक रेगुलर इनकम, साइड इनकम हो जाती है। तरलता, जब चाहे, जब हम इमरजेंसी की कंडीशन में या हमें कहीं और जरूरत पड़ रही है तो तुरंत हम जो है हमारे विनियोग को वापस ले सकते हैं और पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। टैक्स, डेफिनेटली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज्यादा विनियोग को फोकस किया जा रहा है, उसमें गवर्नमेंट जो है उसको बेनिफिट देने के लिए कर में डिडक्शंस देती है। इसकी विशेषताएं क्या है, पोर्टफोलियो प्रबंध की विशेषताएं क्या है? तो डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, बहुत सारे ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। विनियोग करने के लिए केवल एक ऑप्शन नहीं है कि आप केवल प्लॉट खरीदिए, आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, आप अपना एनालिसिस करके करिए। फिर आप परिसंपत्ति आवंटन, कितना किस उसमें आपको इन्वेस्ट करना है वो डिसाइड कर लीजिए। फिर रेगुलर जो है आप इसकी समीक्षा करना जरूरी है पोर्टफोलियो में कि जहां पैसा लगाया है वो ग्रो हो रही है कि नहीं हो रही है, नहीं तो वापस पैसा तो नहीं निकालना है। फिर जोखिम, रिस्क मैनेजमेंट तो है ही। फिर परफॉर्मेंस, मतलब हमने जो पैसा लगाया है
वह प्रॉपर वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है, हमें उसमें कुछ चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, उस पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषताएं। अब हम बात करें इसके प्रकार, तो पोर्टफोलियो में सबसे पहले है सक्रिय और दूसरा है निष्क्रिय। सक्रिय मतलब हम डे टू डे लाइफ में जो है उसको चेंज कर रहे हैं। तो जनरली शेयर मार्केट में आप देखेंगे कि यदि आपने पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो वो बोलेंगे कि एक्टिव है, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको रोज ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ रही है और किस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू में बहुत अप एंड डाउन चलते रहते हैं, तो उसे हम कहेंगे कि सक्रिय है। और निष्क्रिय मतलब आपने ऐसी जगह पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया है जहां देखने की जरूरत नहीं है, आपकी फिक्स इनकम जो है वह सिक्योर है। तो जनरली इंडेक्स फंड में यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, आप बॉन्ड्स वगैरह खरीदते हैं, तो उसको कहेंगे कि निष्क्रिय पोर्टफोलियो है। मतलब वहां पे ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, आपकी रेगुलर इनकम आपके अकाउंट में आती रहेगी। फिर विवेकाधीन मतलब सोच समझकर आपने जब निर्णय लिया है, 1 लाख रुपए को जो है आप बहुत अलग तरीके से 6 प्रकार की चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया सोच समझकर विवेक अनुसार आपने पैसे को इन्वेस्ट किया है। और नॉन जो है मतलब गैर विवेकाधीन मतलब जब जो है आपने बिना किसी टेंशन लिए पोर्टफोलियो मैनेजर को कहा कि आप तो पैसा लगा देना, मुझे ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, ज्यादा जो है टेंशन नहीं चाहिए है, तो उसे कहेंगे गैर विवेकाधीन। तो ये है स्टूडेंट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है ग्रीन फील्ड विनियोग और ब्राउन फील्ड विनियोग क्या होता है, और साथ ही विनियोग कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझेंगे ग्रीन फील्ड विनियोग क्या होता है। तो स्टूडेंट ग्रीन फील्ड विनियोग जो है वह जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग FDI। क्या होता है ये? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग, इससे जुड़ा हुआ है। तो जब कोई कंपनी प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग, हम एक उदाहरण पहले ले लें, तो मान लीजिए भारत की कोई कंपनी अमेरिका में एक बिजनेस ओपन कर रही है, और जब वह अमेरिका में बिजनेस ओपन कर रही है वहां पर अपनी फैक्ट्री खुद ही डाल रही है, पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क है वो खुद ही वहां कर रही है, सेल्स ऑफिस वहां पे डाल रही है, मतलब बिगिनिंग से लेकर प्रोडक्ट रेडी करने की, उसको बेचने तक की समस्त प्रक्रिया जो है वह अमेरिका में खुद सेटल कर रही है, खुद सेटअप कर रही है, तो उसे कहेंगे हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट। वह पूरी फील्ड खुद तैयार कर रही है। आया समझ में? और यदि हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें जो है वही प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग है कि भारत की एक कंपनी अमेरिका में पहले से कोई कंपनी रन है उसको मर्ज कर रही है या उसमें शामिल होकर उस बिजनेस को रन कर रही है। आया दोनों में अंतर समझ में आपको? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जो है संपूर्ण काम बिजनेस को स्टार्ट करने से लेकर प्रोडक्ट रेडी करके बेचने तक का संपूर्ण कार्य जो है वह भारत की ही कंपनी रन करेगी। पूरा नियंत्रण जो है वह भारत की कंपनी का रहेगा। तो यह जो है एक प्रकार की बाजार को अधिग्रहण करने की एक योजना है, और यह प्रत्यक्ष विदेशी विनियोग की योजना के तहत किया जाता है, जिसमें कोई एक देश की कंपनी दूसरे देश में अपना बिजनेस जो है शुरुआत से लेकर पूरी उसकी स्थापना से लेकर और उस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने तक की समस्त प्रक्रिया पर पूरा नियंत्रण होता है। एवरीथिंग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंडिंग। ठीक है। और यदि मैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करूं तो इसमें मान लीजिए अमेरिका में कोई कंपनी चल रही है, शुगर मिल मान लें हम या क्लॉथ मार्केट का मान लें, और इंडिया की कोई कंपनी जो है इस कंपनी में जाकर मर्ज हो जाती है, समामेलित हो जाती है, या इस कंपनी पहले से ही चल रहे बिजनेस में जाकर अपना विनियोग करती है और उसको कैरी ऑन करती है, तो उसे बोलते हैं ब्राउन फील्ड विनियोग। आया समझ में? अब चूंकि यहाँ पर ग्रीन फील्ड विनियोग की हम बात करें तो यहाँ पर पूरा की पूरा भारत की कंपनी ने एस्टेब्लिश किया है, तो
पूर्ण नियंत्रण किसका रहेगा? भारत की कंपनी का। तो जो कंपनी पूरा स्थापना का कार्य कर रही है, पूरा नियंत्रण उसका होता है। किस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा, कितने ग्राम का बनेगा, पैकिंग क्या होगी, उसकी सब चीजों पर नियंत्रण जो कंपनी विनियोग कर रही है उसका रहता है। ब्रांड और छवि पर, मतलब जो ब्रांड क्रिएट होती है, उसकी जो पहचान होती है, टोटली नियंत्रण भारत की कंपनी का रहेगा। बाजार कैप्चरिंग, तो जो ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है इसमें पूरा की पूरा मार्केट जो है कैप्चरिंग की कोशिश की जाती है कि फॉरेन में जो है हम विनियोग कर रहे हैं तो वहां के मार्केट के हिसाब से हम प्रोडक्शन करें। तो ये इसके लाभ हो गए। अब इसके दोष की बात करें तो सबसे पहली जो है हाई रिस्क। आज भारत की कंपनी अमेरिका में जाकर पूरा बिजनेस सेटल कर लेती है, उसको इस सेटलमेंट में मान लीजिए 4 साल लगते हैं, क्योंकि आसान नहीं है वहां की गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना। और 4 साल के बाद प्रोडक्ट जब लॉन्च करती है तो वहां की पब्लिक एक्सेप्ट करे यह जरूरी नहीं है। तो बहुत हाई रिस्क होती है, बहुत ज्यादा जोखिम होती है। फिर उच्च स्थायी लागत, शुरुआत से लेकर आखिरी तक, मतलब वहां पे प्लॉट भी खरीदना है, आपको बिल्डिंग भी कंस्ट्रक्ट करवानी है, वहां पर मशीनें भी आपको लगानी है, आपको ऑफिस भी बनाना है, आपको एम्प्लॉय भी इकट्ठे करने हैं, आपको रॉ मटेरियल भी लेना है। तो इस प्रोजेक्ट की जो है फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप, चूंकि आप इंडिया के हैं, आप यूएसए में कोई बिजनेस सेटल कर रहे हैं तो वहां के गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में जानना और उनको फॉलो करते हुए प्रोडक्शन का काम करना, इट्स नॉट अ वेरी इजी टास्क। तो सरकारी हस्तक्षेप रहता है। और उच्च प्रवेश लागत, आपको फॉरेन मार्केट में पूरा बिजनेस सेटल करना है तो आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया और परमिशन लेने की प्रक्रिया, मशीनें इकट्ठी करने की, सब चीजों के लिए आपको कॉस्ट ज्यादा बियर करनी पड़ेगी। तो उच्च एंट्री कॉस्ट, प्रवेश की लागत जो है वह ज्यादा होती है। और इसके अपोजिट हम ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर जो है पहले से क्लॉथ फैक्ट्री चल रही है, वहां पर इंडिया की कंपनी ने पैसा लगाया। ठीक है। तो क्या होगा कि इसका प्रॉफिट क्या होगा कि आपका अभी इंडिया में बिजनेस चल रहा था तो आपका नया मार्केट जो है वो मिल जाएगा, आपका माल जो है वह फॉरेन में बिकने लगेगा। फिर कम स्थायी लागत, चूंकि पहले से बिल्डिंग रेडी मिली है, आपको बिजनेस रन हो रहा है, वहां पर आपको कोई लाइसेंस वगैरह की परमिशन नहीं लेनी है, वो ऑलरेडी है। आपको कार्यशील पूंजी जो है वह कम लगेगी, स्थायी लागत कम। तो इसके जो दोष हैं वो इसके लाभ बन जाएंगे। ठीक है। सरकारी हस्तक्षेप का आपको टेंशन नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी अमेरिका की कंपनी रन कर रही है, उसके साथ मर्ज होना है तो ये कम लगेगा। एंट्री कॉस्ट आपकी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई मशीनें नहीं लगानी है, कोई फैक्ट्री बिल्डिंग खड़ी नहीं करनी है, एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट आपको बहुत ज्यादा नहीं लगानी, सिर्फ आपको उठा के पैसा लगाना है और वहां पे मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है। तो इसके जो दोष है वो इसके लाभ बन जाएंगे। अब इसके दोष क्या रहेंगे? आपको सेकेंड हैंड गाड़ी दी जाए, तो सेकेंड हैंड गाड़ी दी जाए तो क्या प्रॉब्लम होगी उसमें? उसकी जो प्रॉब्लम्स है वही इस बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं कि पुराने बिजनेस में ही हम यदि अपने नए थॉट लेकर जाते हैं तो समायोजन में जो है बहुत प्रॉब्लम जाती है, ब्रांड इमेज क्रिएट करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है, कंट्रोल करने में जो है बहुत प्रॉब्लम जाती है, और गुणवत्ता नियंत्रण करने में, क्वालिटी कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। रख रखाव की लागत बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि पुराने को मेंटेन करना, हमको कभी कभी लगता है कि इससे तो बेटर है कि मैं जो है नया बिजनेस ओपन कर लेता तो ज्यादा इजी रहता। तो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट में जो है विनियोग में हमें मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वह ज्यादा लगती है क्वालिटी की। तो इसके जो लाभ है वह इसके दोष बन जाएंगे। ये हो गया आपका। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, विनियोग के प्रकार। तो विनियोग के जो है प्रकार दो बेसिस पे हमने अलग अलग किए हैं। नेगोशिएबल, विनिमय साध्य विलेख, ऐसे विनियोग जिन्हें हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सके या हम कहें कि उसे बेच सके। और अविनिमय साध्य विलेख मतलब ऐसे इन्वेस्टमेंट, ऐसी जगह पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है कि वह जिस व्यक्ति के नाम है उसी व्यक्ति के नाम जो है रहता है, वह कभी भी उसे ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो नेगोशिएबल में
स्थायी आय वाले, जहां रिस्क कम होती है, स्थायी आय वाले में क्या होता है कि जोखिम कम होती है और इनकम जो है वह अधिक होती है, निश्चित होती है। पूर्वाधिकार अंश, ये हम सब 11th-12th से पढ़ते आ रहे हैं। पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ऐसे अंश जिन पर कंपनी के अंशधारियों को जब कंपनी बंद होती है तो समापन के समय में पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है, और दूसरा अधिकार उनका होता है कि जब कंपनी लाभ बांटती है तो इन्हें पहले लाभ दे दिया जाता है। तो ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। कौन कौन से प्रकार के होता है? संचयी पूर्वाधिकार अंश, असंचयी पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश। तो इसके बहुत सारे जो है प्रकार होते हैं अलग अलग विशेषता के साथ। फिर हम ऋण पत्र की बात करें। ऋण पत्र भी जो है जिस पर एक निश्चित समयावधि के बाद जो है ब्याज दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और यह इसमें जो है कंपनी को जो विनियोगकर्ता के द्वारा जो पैसा दिया जाता है उसे ऋण के रूप में माना जाता है, और ऋण के रूप में देने के बदले में कंपनी उसे ऋण पत्र इशू करती है। इस पर जो है निर्धारित समयावधि के बाद, जनरली 6 महीने के बाद जो है ब्याज दिया जाता है, और इसे आसानी से खरीदा और बेचा जा सकता है। इस पर एक फिक्स प्रतिशत से स्थायी प्रतिशत से ब्याज दिया जाता है, और इसके भी जो है प्रकार होते हैं, जैसे पूर्वाधिकार अंश के हैं कि परिवर्तनशील कन्वर्टेबल होते हैं, शोधनीय होते हैं, एक निश्चित समयावधि के बाद आप कंपनी को वापस करके जो है इन्हें पैसे वापस ले सकते हैं। तो परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, शोधनीय, अशोधनीय, फिक्स प्रतिशत वाले, 0 कूपन भी। तो ये होते हैं ऋण पत्र। ऋण पत्र के ही समान होते हैं बॉन्ड्स, जो अभी रिसेंट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां और बैंक जो है वह बॉन्ड्स इशू करती हैं। तो बॉन्ड्स मीन्स वही होता है कि आपने कंपनी को पैसा दिया, उसके बदले में जो है वह बॉन्ड्स देती हैं, और इस पर भी फिक्स परसेंटेज से इनकम जो है आपको दी जाती है। और इसका भी पैटर्न वही रहता है जैसा ऋण पत्र और पूर्वाधिकार अंश का रहता है। फिर प्रतिभूतियां, बहुत सारी जनरली सरकारी गवर्नमेंट जो रहती है, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार रहती, केंद्र सरकार रहती समय समय पर, इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स रहती हैं और कंपनियां रहती हैं, वो भी प्रतिभूतियां जो है वह जारी करती हैं। इस पर भी एक निश्चित समय अवधि के बाद जो है लाभांश दिया जाता है, और इसे भी आप इजीली जो है जब आपको बेचना चाहे तब आप इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये सब स्थायी आय, फिक्स्ड इनकम, जोखिम कम, इनकम फिक्स। अस्थायी आय वाली, सबसे ज्यादा अस्थायी आय वाली जो होती है आपकी, वो होते हैं समता अंश। समता अंश क्या होते हैं? इक्विटी शेयर। इनमें जो है प्रॉफिट जब मिलता है तो बहुत ज्यादा मिलता है, जब कंपनी को लॉस होता है तो इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिलता है, जब कंपनी बंद होती है तो इन्हें हानि में भी कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, लेकिन यह कंपनी के मालिक होते हैं। जितने लोगों के पास जितने समता अंश होते हैं उतने परसेंट के वह ऑनर बन जाते हैं। तो यह जो है इजीली समता अंश जो है वह खरीदे और बेचे जा सकते हैं। तो समता अंश जो है एक्चुअल में कंपनी के मालिक होते हैं, कंपनी के संचालक मंडल में इनका होल्ड होता है, और इन्हें जो है जब कंपनी को बहुत ज्यादा लाभ होता है तो पूर्वाधिकार अंशधारियों, ऋण पत्रों को और बॉन्ड्स पर पैसा देने के बाद जितना भी लाभ बचता है वह सब इन्हें दे दिया जाता है। जिस वर्ष में लाभ नहीं होता है उस वर्ष में इन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाता है। समापन के समय में इन सभी को पैसे वापस करने के बाद जो पैसा बचता है वह इनका होता है। सारी मीटिंग्स में बोलने का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार, संचालक मंडल में रहने का अधिकार समता अंशधारियों को रहता है। तो यह बहुत अधिक जोखिम वाले रहते हैं। रिस्क भी जितनी रहती है, प्रॉफिट भी उतने ही होने की संभावना होती है। अब देखेंगे हम नॉन नेगोशिएबल, जिन्हें हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। आपके नाम से है तो वो लाइफ टाइम आपके नाम से ही रहेगा, उसको आप सरेंडर। तो सबसे पहला है डिपॉजिट्स, एफडीज। हम एफडीज जो है वह किसी को बेच नहीं सकते हैं, किसी को पेमेंट के तौर पे हम नहीं दे सकते हैं। यदि हमारी एफडी है तो हम उसे तोड़वा सकते हैं, या मैच्योरिटी डेट पर हम उसका रिन्यूअल करवा सकते हैं, वापस से पुनर्ऋणीकरण कर ले, और नहीं तो हम अपना पैसा वापस ले लें। लेकिन हम इसको जो है कहीं भी बेच नहीं सकते हैं। तो जमा जो है बैंक में भी होती है, पोस्ट ऑफिस में भी होती है, ठीक है ना, पोस्ट ऑफिस में भी एफडीज होती हैं। जीवन बीमा,
जिस व्यक्ति के लिए जीवन बीमा किया है, हम जीवन की सुरक्षा के लिए बीमा करवाते हैं, तो वह जो LIC हमने ली है वह भी जिस व्यक्ति के नाम की होती उसी व्यक्ति की रहती है। आप चाहो तो प्रीमियम नहीं भर पा रहे तो कंपनी को वापस करके अपनी जितना भी सरेंडर वैल्यू है, समर्पण मूल्य है, वो आप ले लीजिए, और नहीं तो मैच्योरिटी डेट पर कंपनी आपको जो है पैसा देगी ही। तो जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड हम सभी जानते हैं, नहीं तो अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो म्यूचुअल फंड जो है मीन्स छोटे छोटे पैसे इकट्ठे करके जो है उसे एक जगह पर लगाया जाता है। और मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए जो है इसमें 5 लोगों ने मिलाए हैं। एक ने 35,000 रुपए मिलाए हैं, एक ने 15,000 रुपए मिलाए हैं, एक ने 20,000 रुपए मिलाए और एक ने 40,000 रुपए मिला लिए। इस तरीके से 1 लाख रुपए का टोटल बना और ये टोटल जो है एक जगह पर इन्वेस्ट कर दिया जाता है और विनियोग कर दिया जाता है, और इस पर जो पैसा मिलता है प्रॉफिट वो इसी हिसाब से जो है फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मान लीजिए इस पर 20,000 रुपए का प्रॉफिट मिला, तो ये 20,000 रुपए जिसने जिस रेशियो में पैसे लगाए हैं उसी रेशियो में बांट दिया जाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। तो यह भी जिस व्यक्ति का है उसी व्यक्ति को मिलता है। फिर प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड जानते हैं। प्रोविडेंट फंड जो है किसी व्यक्ति के द्वारा नौकरी की जा रही होती है, प्राइवेट जॉब हो चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, तो उसकी सैलरी में से काटा गया हिस्सा होता है जो कि उसको रिटायरमेंट के समय पर मिलता है। तो यह भी नॉन नेगोशिएबल होता है। यह कंपनी की नौकरी के बाद की सुरक्षित जीवन के लिए होता है कि जब वह बुजुर्ग हो जाएगा और जब वह नौकरी नहीं कर पाएगा तो उस समय में उसको अपनी रोजी रोटी के लिए जो है पैसा अवेलेबल हो। फिर ये परिवार कल्याण फंड, तो फैमिली बेनिफिट फंड के लिए आपने कहीं कंट्रीब्यूशन किया है किसी प्रकार की स्कीम में, तो वह भी नॉन नेगोशिएबल होता है और इसका बेनिफिट जो है फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली करवाती है उसी फैमिली के मेंबर्स को जो है लाइफ टाइम में रिसीव होता है। तो ये है स्टूडेंट आपके टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे SIP, जो वर्तमान समय में बहुत ज्यादा मार्केट में चलन में है। व्यवस्थित विनियोग योजना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये क्या होता है? तो स्टूडेंट SIP मीन्स होता है कि जहां पर रिस्क बहुत कम होती है, इनकम फिक्स्ड होती है और एक निर्धारित समयावधि में आपके सेविंग अकाउंट से पैसा डिडक्ट होकर विनियोग में लगा दिया जाता है। तो सिस्टमेटिक विनियोग प्लान, देखिए व्यवस्थित विनियोग योजना मतलब कि यहाँ पर जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, वो बहुत सिस्टमेटिक होता है। इसमें सेविंग्स अकाउंट में से पर मंथ पैसा जो है आपका डिडक्ट हो जाता है और ऐसी प्रतिभूतियों में ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है जहां पर आय की सुनिश्चितता होती है। तो जो व्यक्ति एक निश्चित इनकम चाहते हैं और एक जोखिम बहुत कम रखना चाहते हैं तो वह SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या हो गई यहाँ पर कि इसमें जोखिम कम होती है, ठीक है, इनकम जो है वह निश्चित होती है और विनियोग जो है वह म्यूचुअल फंड में किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक निर्धारित राशि आपके अकाउंट से बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है, कम हो जाती है। तो इस प्रकार से ये होता है SIP। क्लियर? तो यह बहुत सुरक्षित विनियोग है जहां पर जोखिम कम होती है। तो एक सामान्य व्यक्ति जिसकी इनकम कम है तो वह मिनिमम 500 रुपए से SIP शुरुआत कर सकता है। अब इसके लाभ क्या हैं? वर्तमान समय में यह बहुत अधिक प्रचलित क्यों है? क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत सरल है। इसमें आपको जो है किसी भी प्रकार के टेंशन की जरूरत नहीं होती है। तो इसकी प्रोसेस जो है वो बहुत सरल है। कम विनियोग लागत, आप जितना ज्यादा SIP में इन्वेस्ट करते हैं विनियोग करने की लागत उतनी कम हो जाती है। किसी संपत्ति को खरीदने की जो लागत होती है वह भी बहुत मायने रखती है। तो SIP में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो खर्च हमारा बहुत कम आता है। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जो है आप कभी भी यदि आज की डेट में आपने 5,000 रुपए लगाए हैं और नेक्स्ट मंथ में आपको लग रहा है कि मैं 3,000 रुपए ही लगा पाएंगे
तो 2,000 रुपए जो है आप उसमें से कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब भी चाहे आप प्लान को चेंज कर सकते हैं। आपकी मनी जो है बिना किसी डिडक्शन के आपको वापस दी जाएगी, किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। और उच्च प्रतिफल, चूंकि यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो म्यूचुअल फंड में किया जाता है। म्यूचुअल फंड जो है क्या होता है, अभी हमने समझा था, अभी और समझेंगे इसको। तो जब छोटा छोटा पैसा इकट्ठा करके किसी एक जगह पर विनियोग किया जाता है, तो चूंकि अलग अलग लोगों का पैसा है और एक जगह पर विनियोग किया जाता है, तो उससे जो रिटर्न मिलता है वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हमारी रिस्क जो है, चूंकि पैसा बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है और एक ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो जोखिम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करने में हमें रिटर्न भी जो है, इनकम भी जो है वह उच्च होती है, ज्यादा होती है। फिर आकस्मिक फंड, हम हमारा पैसा यदि किसी और रूप में जमा नहीं कर पा रहे हैं, तो हम एज ए एसआईपी इन्वेस्ट करके हम हमारे पैसे को आकस्मिक आवश्यकताओं के लिए, इमरजेंसी की कंडीशन के लिए हम कर सकते हैं। तो ये है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। तो म्यूचुअल फंड मीन्स होता है कि एक व्यक्ति है जो हमारे विनियोग का प्लान बना रहा है, पोर्टफोलियो मैनेजर है, उसने 4-5 लोगों से पैसा इकट्ठा किया। एक ने 20,000 रुपए दिए, एक ने 10,000 रुपए दिए, एक ने 30,000 रुपए दिए, एक ने 50,000 रुपए दिए और एक ने जो है 10,000 रुपए फिर से दिए। इस प्रकार से उसके पास पैसे हो गए 50, 30, 80, 1,20,000 रुपए। तो वह इन पैसों को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट ना करके पूरे 1,20,000 रुपए को किसी एक जगह पर इन्वेस्ट करेगा। तो ये क्या कहलाता है, म्यूचुअल फंड इकट्ठा किया। 5 लोगों से पैसा इकट्ठा किया। चूंकि ये अलग अलग यदि पैसा इन्वेस्ट करते तो इन्हें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता, क्योंकि ज्यादा पैसे यदि इन्वेस्ट किए जाते हैं तो रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। तो ये जो पैसा इकट्ठा करके विनियोग किया गया कहीं पर, तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल फंड। हमने म्यूचुअली एग्री होकर फंड पैसा लगाया और इस 1,20,000 पर जितना भी पैसा रिटर्न आएगा, मान लो 30,000 रुपए आया, तो इस रेशियो में 2:1:3:5:1 के रेशियो में इन लोगों में बांट दिया जाएगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड, एक दूसरे की मदद के लिए। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो इकट्ठे होकर एक जगह पे पैसा लगाते हैं। पार्टनरशिप बोल सकते हैं हम उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। अब इसकी बात करें कि म्यूचुअल फंड को विनियमित, मतलब इस पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वह लागू होते हैं। तो पहले जो है म्यूचुअल फंड एक्ट बनाया गया था, म्यूचुअल फंड एक्ट बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे जो है सेबी के अंदर जो है मर्ज कर दिया गया। तो वर्तमान समय में सेबी जो है, स्टॉक एक्सचेंज अधिनियम, वह जो है म्यूचुअल फंड को पूरा रेगुलेट करने का काम करती है। इसके साथ ही आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वह भी म्यूचुअल फंड्स पे कंट्रोल करने का काम करती है। चूंकि सेबी के ऊपर आरबीआई का कंट्रोल है, तो आरबीआई और सेबी दोनों मिलकर म्यूचुअल फंड के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस को कंट्रोल करते हैं और व्यवस्थाएं पूरी प्रॉपर चले उसके लिए जो है काम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कोमोडिटी मार्केट। कोमोडिटी मार्केट कुछ नया कंसेप्ट नहीं है। यदि हम बात करें, पुराने समय में हमारे यहाँ वस्तु विनिमय चलता था, तो वस्तु विनिमय में हम क्या करते थे उस समय, पुराने दौर की यदि बात याद करें, तो जिनके पास अनाज बहुत होता था वह अनाज ले लेते थे और जिनके पास कपड़ा बहुत होता था बदले में वो कपड़े ले लेते थे। तो एक दूसरे की जरूरतों के हिसाब की चीजों के लिए जो है वस्तु विनिमय का सिद्धांत बना था। तो कमोडिटी मार्केट भी उसी चीज को लेकर वर्तमान समय में काम करता है कि यहाँ पर भी कमोडिटी मार्केट में वस्तु का व्यापार किया जाता है। पहली चीज, अब वस्तु कौन सी, तो जनरली जो है क्रूड ऑयल, तेल, गोल्ड, ठीक है, और इसके अलावा सोयाबीन, गेहूं और धान, चांदी, ऐसी बहुत सारी चीजों की जो है वस्तु का व्यापार किया जाता है।
तो कमोडिटी मार्केट एक ऐसी सुविधा है जिसमें वस्तुओं की डिलीवरी भविष्य में दी जाएगी, उस वादे के साथ वस्तु का वर्तमान में जो है ट्रांजैक्शन किया जाता है और वर्तमान की कीमतों के आधार पर भविष्य में डिलीवरी के हिसाब से आज वर्तमान में सौदा किया जाता है। कमोडिटी मार्केट मतलब हमें वस्तु की उस समय उपलब्धता की जरूरत नहीं होती है। इसमें दो पार्टी सामने बैठी है, एक व्यक्ति बैठा है जिसके पास बहुत सारा सोयाबीन है, वह किसान है, दूसरा व्यक्ति है जिसे सोयाबीन खरीदनी है। तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन होंगे। तो वर्तमान समय में जो है भविष्य में सोयाबीन की डिलीवरी होगी। भले ही अभी सोयाबीन बोई है और अभी सोयाबीन जो है प्रोसेस में है, तो आज बैठकर उसका मूल्य निर्धारित कर लिया जाता है और उस निर्धारित मूल्य पर और उस निर्धारित तिथि पर जो है उस सोयाबीन का जो है भुगतान किया, सोयाबीन जो है हैंडओवर की जाएगी और बदले में भुगतान प्राप्त किया जाएगा। तो वो कहलाता है कमोडिटी मार्केट। ठीक है, यहाँ पर जो है वस्तु की डिलीवरी जो है भविष्य में दी जाएगी, उस सिद्धांत के आधार पर बात की जाती है। तो ये कमोडिटी मार्केट होता है, वस्तुओं का बाजार होता है। वर्तमान समय में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है इसका बहुत ज्यादा प्रचलन हो गया है। तो यह दो प्रकार का होता है, कठोर और नरम। तो कठोर कब होता है? जब जो है वस्तुएं ऐसे नेचर की है जिन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म पीरियड तक एक स्थायी नेचर की होती है, जो नष्ट नहीं होती है, कीमती होती हैं। उनके लिए यदि बाजार की बात करें कमोडिटी मार्केट, तो वह कठोर मार्केट कहलाता है। उसमें उदाहरण आएंगे आपके यही तेल, क्रूड ऑयल, सोना, चांदी, जो नष्ट नाशवान प्रकृति की नहीं होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं। और नरम मार्केट ऐसी वस्तुओं का मार्केट जो नाशवान प्रकृति की होती हैं, दैनिक उपभोग की होती हैं और जो एक समय अवधि के बाद जो है खराब होने लगती है। तो उनका मार्केट सोयाबीन, गेहूं, धान, इस प्रकार की जो कृषि से संबंधित वस्तुएं हैं, उनसे संबंधित यदि हम कमोडिटी मार्केट करते हैं तो वह नरम होता है। ठीक है, तो कमोडिटी मार्केट आपको समझ में आया कि ट्रांजैक्शन जो है दोनों के बीच में आज होगा, लेकिन भुगतान और सामान की डिलीवरी जो है वह भविष्य में दी जाएगी। तो वह कमोडिटी मार्केट होता है। तो ये है स्टूडेंट हमारा SIP क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है और कमोडिटी मार्केट जो है वह क्या होता है।